स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज दोस्तों क्लास 10th के विज्ञान का ठीक है साइंस का बोर्ड परीक्षा है क्लास 10th के विद्यार्थियों का। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो 22 ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले जो 100% दोस्तों आज के पेपर में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ से 100% क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो पर अंत तक बनेगा, जितना दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को देखेंगे और प्रश्न के नंबर से मत चाहिए। ठीक है, टोटल में 22 गो प्रश्न बताऊंगा, जिसमें दोस्तों का वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है। जिस प्रकार से आज एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा उसी प्रकार का क्वेश्चन से यकीन मारिए पूरा अंत तक देख कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दोस्तों पूछता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के किन्हीं दो गुण को लिखिए। ठीक है, तो हो सकता है जो पहला ये जो क्वेश्चन है आपको 34 नंबर के क्वेश्चन में दिखे, इसलिए बोले वीडियो को पूरा अंत तक देख कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के दो गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दोस्तों कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी कि कभी भी दोस्तों एक दूसरे को प्रतिच्छेद वो नहीं करता। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त हो जाती है, यानी कि नॉर्थ से निकल के साउथ पे वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ आरेख ठीक है खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। तो ये दोस्तों अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या बोलता है कि एक आपको जो स्वच्छ आरेख किरण खींचना जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र दोस्तों हम यहाँ पर वस्तु को यहाँ रखें। अब जब जैसे कि आपको पता अवतल दर्पण पर अगर सी पर वस्तु को रखते तो उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, लेकिन सी पर ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग दर्शा दिए, आपको इसको दर्शाना भी बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखेगा कि प्रतिबिंब का जो स्थिति है वो सी पर है। ठीक है, और प्रतिबिंब के जो प्रकृतिक है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब का साइज जो है समान साइज का है, यानी कि यहाँ पर हम लोग जो है सी पर अगर वस्तु को रखते हैं तो सीधा बनेगा। ठीक है, उल्टा बनेगा लेकिन सी पर ही बनेगा, और जितना इंच का जो आपका प्रतिबिंब होगा उतना ही इंच का बनेगा। ठीक है, लेकिन वास्तविक और उल्टा बनेगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों का था अव्यधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। ठीक है, उदाहरण दे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं अव्यधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका ZnO हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बताएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो को पूरा अंत तक देख कीजिएगा। 4 नंबर दोस्तों कहता है आधुनिक आवर्त नियम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। ठीक है, पीरियडिक लॉ देखिए इसमें लिखा गया है इस नियम के अनुसार तत्वों को रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनका परमाणु संख्याओं में आवर्त के फलन को ही क्या करते हैं आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। 5 नंबर दोस्तों कहता है पित्त का क्या कार्य है। ठीक है, तो पित्त का काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए वाइल। ठीक है, तो पित्त का जो कार्य है पहला हम लोग देखें तो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाता है और लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। ठीक है, जितना प्रश्न बताया दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के एग्जाम में 100% रहेगा। ठीक है, 6 नंबर दोस्तों कहता है कि खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दे। व्हाट इज ए कॉल्ड फूड चेन, गिव एन एग्जाम्पल। तो परितंत्र में हर एक जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होती है तथा आसपास में ठीक है आपस में श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, इससे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि घास जो है वो हिरन खाता है, उसके बाद बाघ, उसके बाद घास जो है कीट भी खाता है, मेढक भी खाता है, सांप खाता है, उसके बाद ब्याज इसको हो जाएगा। जैसे कि घास को दोस्तों कीट मकोड़ा खाया, कीट को दोस्तों कीट मकोड़ा को मेढक खाएगा, मेढक को दोस्तों सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। इसको हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 7 नंबर दोस्तों आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि निम्नलिखित जीवों में से होने वाले जनन की विधियों को लिखे। ठीक है, जैसे कि हाइड्रा और लाइजोपस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रा में दोस्तों मुकुलन द्वारा होता है, जैसे कि अलैंगिक जनन हो गया, और राइजोपस में दोस्तों बीजाणु गठन होता है, लेकिन अलैंगिक जनन के कारण ही होता है। ठीक है, आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका 8 नंबर बोलता है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उत्तर में लिखा है निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेत्र की वक्रता त्रिज्या का वक्रता, यानी कि नेत्र का जो गोलक है ठीक है उसका अगर ज़्यादा होता है तब इसका दोष होता है। ठीक है, यानी कि आपका रोग होता है उत्पन्न नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। और संशोधन में देखिए निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर कहता है कि 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृतिक तथा साइज ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम सब चीज़ आपको बना कर रखे आप समझाएं, इसीलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक कीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों तहलका मचा दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि बीम का ऊंचाई कितना है 60 सेंटीमीटर,
बीम का दूरी कितना है -27 सेंटीमीटर और फोकस दूरी कितना है तो -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की प्रकृति हमको निकालना है। ठीक है, दूरी को हम लोग वी से इंडिकेट करेंगे और साइज को हम लोग एच डैश से, और प्रकृति की ऐसी है कि ऐसे। ठीक है, सूत्र लिखिएगा 1/f इक्वल टू होता है 1/v + 1/u। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों देखिए फोकस कितना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको समझ लीजिए। ठीक है, फोकस कितना है तो फोकस हमारा -18 है। ठीक है, तो फोकस -18 हो जाएगा। वी कितना, तो वी हमको पास जो है 7 दिया गया, 7 हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हम लोग वी निकालेंगे। ठीक है, यू आपका दिएगा वो आपको -27 दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर यू हम लोग सबसे पहले वी निकालते, तो जैसे कि हम लोग इसको बैठा दे तो 1/18 1/वी और 1/में -27 जिसका जिसका वैल्यू था हम लोग पुट कर दिए। उसके बाद उसको 1 माइनस वो ऊपर चल जाएगा तो -1/18 हो जाएगा, बराबर में 1/में भी, और ये दोस्तों माइनस हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/में भी -1/27 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो -1/18 इधर -1/27 से इधर जाकर प्लस का 1/27 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1/में भी। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो इसको हम लोग जो अगर कुछ करेंगे, मतलब कैसे करेंगे सर, अगर इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो 54 आएगा, और इसको पूरा सोल्व किया जाए तो -3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/में भी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर इस प्रकार से किए तो -1/54 हो गया। इसको अगर -3 + 2 कितना हो जाएगा -1, तो -1/54 1/भी का 1/भी लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों v इक्वल टू हो जाएगा -54 सेंटीमीटर। m बराबर सूत्र होता है -v इक्वल टू u बराबर में h/h। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं v हमको निकाले, अभी -54 निकाले, माइनस पहले होता है, माइनस लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो -54/-27 हो जाएगा, और h/7। ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। अब यहाँ पर आपको माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 54 माइनस में नीचे 27, h/7 में हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए h का वैल्यू कितना था 7 था हम लोग देखे थे। ठीक है, यहाँ पर h का वैल्यू हम लोग पुट किए थे वो 7 था, जैसे कि यहाँ पर 7 सेंटीमीटर वाला बोला था। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर पुट किए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ 27 दूना का 54 कटा जाएगा। ठीक है, h/में 7 हो जाएगा, इधर -2 बचेगा, h/में 7, तो h/में क्या हो जाएगा, देखिए 7 दूना का हो जाएगा 14 -14 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण से 54 सेंटीमीटर दूर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का था दोस्तों संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण के साथ समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया का विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 अधिक अभिकारक, ठीक है, 2 या 2 अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक ही उत्पाद का निर्माण करता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिए हैं, जैसे CaO प्लस H2O, ये मिल गया दोस्तों तो ये बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इस प्रकार से ये बना दिया CaHO का होल ट्वाइस। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में CaCO3 इस प्रकार से दिया गया था, CaCO3, इसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया तो ये बना दिया CaO और प्लस में कर दिया CO2। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, यानी इस प्रकार से इसका आंसर को लिखिएगा। 11 नंबर दोस्तों कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी की क्या कमी थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार जो है दूर किया। ठीक है, तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित जो कमियां थी, जैसे कि पहला इनमें हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं था, इसमें समस्थानी का कोई स्थान नहीं था, इसमें अकर्यी गैस का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव में के आवर्त सारणी की विद्या विसंगत का निम्न प्रकार से दूर किया। पहला, मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोस्तों इलेक्ट्रॉन को सही स्थान नहीं दिया गया था। ठीक है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को निश्चित स्थान दिया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोस्तों समस्थानी को सही स्थान नहीं दिया था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में ठीक है तत्वों के समस्थानी का स्थान दिया। तीसरा में लिखिएगा मेंडलीव के आवर्त सारणी में दोस्तों अकर्यी गैसों का कोई स्थान नहीं था, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अकर्यी गैसों का वर्ग 18 समूह था उसका। ठीक है, ग्रुप था। ठीक है, चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण है। तो कार्बन की दोस्तों संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण वह 4 अन्य तत्वों से जुड़कर आसानी से आबंध बना सकती है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कार्बन के इसी गुण को हम लोग जो कार्बन के इतने यौगिक होते हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर दोस्तों कहता है दोहरे परिसंचरण किसे कहते हैं समझाइए। ठीक है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है एक्सप्लेन करना इसके बारे में, तो लिखना है दोहरा परिसंचलन। मनुष्य में दोस्तों रक्त को एक जगह पूरा करने के लिए इसे हृदय से होकर ठीक है 2 बार गुजरना पड़ता है, इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचलन कहते हैं।
शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त में, ठीक है, हृदय में लाया जाता है। हृदय से शुद्ध होने के लिए पस में भेजते हैं, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसर्जित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है, ठीक है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आती है, जिसे शरीर में आगे पहुंचने के लिए पंप किया जाता है। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा के स्रोत में दोस्तों हम जो सौर ऊर्जा का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। प्रमुख है सौर ऊर्जा पैनल, जैसे कि सौर पैनल सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सौर पैनल बहुत सारे सौर सेलों से समूह होती है, ठीक है। सौर पैनल दोस्तों पर्यावरण के नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न करती है, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। सौर पैनल के सौर सेलों में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का दोस्तों रख रखाव सस्ता है, इसलिए आजकल पैनल का उपयोग बहुत ही मात्रा में की जाती है, बिजली उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा सौर कुकर के रूप में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सोलर सेल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जहाँ बिजली नहीं मिल पाता तो वहाँ आप लोग जो है, हम लोग जो है यानी कि और भी जो कोई आदमी लोग है, ठीक है, कोई भी इंसान है तो सौर पैनल का यूज करता है, जो कि आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है, ठीक है। जो कि धूप का रोशनी है उसको जो बिजली में कन्वर्ट करके आराम से एसी उसी चला के एकदम सुतता है, ठीक है। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 15 नंबर कहता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है। पहला कि प्रतिरोध अगर जो दिया गया है, ठीक है, अगर पहले ये क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। तार की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, ठीक है। आर जो है वो समानुपाती होता है एल का, ठीक है। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होती है। और किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए मतलब कि एक चीज़ याद रखिएगा, आर बराबर होता है रो एल बाई ए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद करके रख लीजिएगा, इसी फॉर्मूला पर ही हम सारा कुछ लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे 220 नंबर में बोलता है प्रतिरोध, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम और 1 ओम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखिए, 11 ओम प्राप्त करने के लिए हम लोग जो 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को जो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो R इज इक्वल टू सूत्र इसका होता है R1 प्लस, ठीक है, R1 प्लस R2 और प्लस में हो जाएगा R3, ठीक है। R1 कितना है तो 2 है, 2 ओम हो जाएगा, प्लस R3 हो जाएगा 3 ओम, प्लस हो जाएगा 6 ओम, ठीक है। तो 2 और 3 6, 2 3 5 5 6 11 ओम। अगर 11 ओम हम लोग प्राप्त करेंगे तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। इस प्रकार से हमको आंसर मिल गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है प्रतिरोध प्राप्त, 1 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए तीनों प्रतिरोधों को 5वें क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। यानी कि 1/R के फॉर्म में इसको जोड़ेंगे तो 1/R1 हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा और 1/R3 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए 1/R1 में हम लोग 1 बाई क्या कर लेंगे 2 कर लेंगे, 1/R2 में हम लोग 1/3 कर लेंगे और 1/R3 में हम लोग 1/6 कर लेंगे, ठीक है। अब कीजिएगा तो एलसीएम आ जाएगा इसका 12 और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 4 + 2, ठीक है। क्योंकि भीम का जोड़ है और ये आपको आना चाहिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जोड़िएगा दोस्तों 6 4 10 और 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 5 6 3 हो जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पर क्या था 6 4 10, हाँ 6 4 10 और 2 12, 12 बटे में 12 इसको काटेगा तो 1 ओम यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर को लिख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायनोमा क्या है, ठीक है। या किस सिद्धांत पर कार्य करते प्रतिवर्ती धारा डायनोमा की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। तो डायनोमा एक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है, परिवर्तित कर देती है। सिद्धांत या विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। जैसे हमने लिखा प्रतिवर्ती धारा, तो डायनोमा जो है यांत्रिक ऊर्जा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित कर, तो उसे परिवर्तित धारा डायनोमा का जनरेटर भी कहते हैं। जैसे दोस्तों जो डायनोमा इसका एक नाम है जनरेटर, विद्युत जनित्र जिसको कहते हैं, ठीक है। उस प्रकार का ये काम करते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को ये रूपांतरित करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में। जैसे कि शादी फंक्शन में देखिएगा किसी भी, ठीक है, फंक्शन चीज़ में, तो वहाँ पर बिजली है, लेकिन बिजली अगर कट जाने के बाद, ठीक है, लाइट कट जाने के बाद दोस्तों जनरेटर को चालू किया जाता है ताकि बिजली को मिल सके, यानी कि बिजली मिल सके। तो उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित में कर रहा है, यानी कि विद्युत में कर रहा है, तो जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं, डायनोमा कहते हैं, ठीक है। इसका कुछ फिगर को दोस्तों याद कर लीजिए, यानी कि याद बोल रहे कि इसको 2-3 बार ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका चुंबक हो गया, एक आपका नॉर्थ वाला, एक आपका साउथ वाला, ठीक है। इस प्रकार से हो गया, ये आपका ब्रूस हो गया, एगो यहाँ एगो दूगो यहाँ हो गया, ठीक है। ये सर्पी बलय हो गया इसका, ठीक है। ये आपका आर्मेचर हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि और भी आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। बनावट में दोस्तों हम लोग लिखे हैं, विद्युत जनरेटर में एक आयतकार कुंडली एबीसीडी होती है जो कि एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखी होती है, ठीक है। तो हम आपको बता चुके हैं, जैसे कि आकृति आप देखें तो एबीसीडी है, ये घूरेगा तो ए एन जाएगा, बी एन जाएगा, सी एन जाएगा, डी एन जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक आपको नॉर्थ पोल हो गया, एक पास साउथ पोल हो गया, तो दो को चुंबक हो गया, वो ये यहाँ पर हम लिख चुके हैं इसको, ठीक है। कुंडली का दोनों सिर क्रमशः R1 R2 वलय में जुड़ा होता है, विभक्त वलय R1 B1 से तथा विभक्त R2 B2 से जुड़ा होता है। दोनों ब्रुश को एक गोलब, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जोड़ा दिया जाता है, ठीक है। क्रिया विधि में लिखना, जब कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है तो भुजा ए बी ऊपर की और भुजा सी डी नीचे की ओर तथा फ्लेमिंग के दाएं और हाथ बायों के अनुसार कुंडली के धारा की दिशा एबीसीडी की हो जाती है। यदि कुंडली के फेरों में संख्या अधिक हो तो शक्तिशाली धारा का निर्माण होता है। वही बात यहाँ पर लिख दी है, आधे चक्कर के बाद ए बी ऊपर, ठीक है, ए बी नीचे और सी डी भुजा ऊपर। जैसे कि मान चलिए यहाँ पर ए बी था तो ये भी यहाँ चल जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अतः विद्युत धारा की दिशा सी डी सी बी ए और की ओर हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधा चक्कर के बाद होती है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में परिवर्तन करे उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को प्रतिवर्ती धारा या जनित्र कहा जाता है। इसको एकदम अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बनावट इसका देख लीजिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट 17 नंबर, निम्नलिखित में से दोस्तों समीकरण को संतुलित करना है। ये जो समीकरण दिया है N2H2, ठीक है, इधर बना दिया है NH3, ठीक है। यहाँ पर हम आपको लिख के संतुलित करना सिखा दिया है। चलिए इसको देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। समय बहुत ही कम है, 9:45 से एग्जाम है, ठीक है। देखिए N2H2 लिख दिया है तो यहाँ पर दोस्तों NH3 दिया गया, तो इधर तो आपका N2H2 हम लोग लिखे हैं। देखिए तो यहाँ पर आपका क्या है, तो N दो गो है, यहाँ पर N एक गो है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग N दो गो कर दिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों H यहाँ पर दो गो, यहाँ पर H तीन गो, तो यहाँ पर हम लोग 3 इसको इसलिए दिए क्योंकि ये 6 बन गया और 2 पहले से लगा था तो ये भी 6 बन गया, तो इस प्रकार से ये संतुलित हो गया। ऑप्शन नंबर बी देखें, यानी कि बी नंबर में देखें तो Fe+HOH2 ठीक है, और इधर था Fe3O4, ठीक है, H2, मतलब Fe यहाँ एक गो और Fe यहाँ 3 गो है, तो ये तो संतुलित नहीं था, तो इसको संतुलित करने के लिए 3 Fe हम लोग कर दिए, ठीक है। उसका बाद दोस्तों आपका जो हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 गो, तो इसको हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका ऑक्सीजन यहाँ 1 गो, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 गो है, तो जब आप ऑक्सीजन को 4 गो कीजिएगा तो हाइड्रोजन आपका 8 गो हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 गो यहाँ दे दीजिए तो हाइड्रोजन 4 गो हो गया। इस प्रकार से इसका संतुलित हो गया। चलिए सी नंबर दोस्तों NaCl+AgNO3, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका देखिए Na एगो है तो Na यहाँ पर भी एगो है, Cl आपका एगो है तो Cl यहाँ भी एगो है, ठीक है, Ag आपका एगो है, Ag आपका एगो है, NO3 आपका है तो NO3 यहाँ पर, तो इस पर कोई संतुलित करने का चीज़ नहीं है, आपका संतुलित है पहले से, ठीक है। डी नंबर H2Cl2 जिसमें आपका HCl है, हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ एगो है, तो सबसे पहले हम लोग जो 2 हाइड्रोजन कर लेते हैं, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अब बचे Cl2, तो Cl2 यहाँ पर एगो है तो यहाँ पर हम लोग 2 कर दे तो इसको हो गया 2Cl, ये आपका हो गया H2Cl2, यानी कि दोनों समीकरण संतुलित है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों पाँचवा में हम लोग देखें तो Mg+HCl, Mg एगो है, यहाँ Mg एगो है, ठीक है, बात है। H आपका एगो है लेकिन H यहाँ पर 2 गो, तो H 2 गो है तो यहाँ पर हम लोग को 2 देना होगा, तो H आपका 2 हो गया। अब H 2 हो तो क्लोरीन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा, क्लोरीन 2 गो है, यहाँ पर भी 2 गो है, तो बात बराबर है, सेम समीकरण से संतुलित। चलिए ठीक है, आगे दोस्तों एक संरचना, मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, ठीक है। मानव के पाचन तंत्र का क्या बनाना, नामांकित चित्र। तो ये रहा दोस्तों पाचन तंत्र, इसको देख लीजिए, ठीक है। ये आपका पाचन तंत्र है, जिह्वा है, ठीक है, यह मुख गुहा है, यह ग्रासिका है, ठीक है, यहाँ पर ग्रासिका है, ये आपका मुख गुहा है, ये आपका जीवा है, ठीक है, जीव जिसको बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये अमाशय है, ठीक है। इसके बाद ये आपका शुद्रांत है, ठीक है। इसके बाद ये आपका दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर शुद्रांत है दोनों का दोनों, ठीक है। ये आपका क्या है, तो बृहदंत्र है जिसको केलौन कहते हैं, ठीक है। ये गुदा द्वार है, ठीक है। ये दोस्तों परिसेका है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आगनस्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इकृत हो जाएगा, ये आपका पित्त नली हो जाएगा, ठीक है, छोटा सा रहता है, ठीक है। उसका बाद दोस्तों ये पित्त है, उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें कुछ अच्छी तरह से इसको चित्र बनाएगा, ठीक है। और अगर दोस्तों चित्र नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप इसमें 6 को जो प्रश्न पूछेगा, ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में, अगर उसमें 4 इंटर कर लेते हैं अगर चित्र को छोड़कर, तो अच्छी बात है, ठीक है। चित्र से कोई मतलब नहीं है। चलिए 19 नंबर करता है,
मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण को समझाएं तो मानव में बच्चे का लिंग जो निर्धारित होता है विशेष रूप से होता है। जैसे कि यहाँ लिखे हैं, निषेचन क्रिया में यदि पुरुष एक्स लिंग गुणसूत्र स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो इसे एक्सेस जोड़ा बनाएगा, ठीक है। अतः संतान लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष का वाई लिंग गुणसूत्र एक्स का यानी कि स्त्री के एक्स गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करे तो एक्स वाई बनेगा, जिसमें दोस्तों लड़का जन्म होगा। इस प्रकार से इसका अंतर लिखेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग 19 को बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सोल्व किए, जिसमें दोस्तों आज यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम अच्छा जाएगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।